McAfee Edge World। हमारा आज का टॉपिक है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में देखिए हम यहाँ पर इसको मैं फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट आपको इनिशियली कुछ ऐसा रहेगा, कोई एक सब्सटेंस ए देगा और उसके साथ में आपको रिमेनिंग बाकी सब्सटेंस भी रिएक्ट कराएगा। ए को किसी बी के साथ रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट कुछ समथिंग सी बनता है, फिर या समथिंग कुछ बचा हुआ है, उस बचे हुए को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने डी यूज किया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, जनरली इसका सैंपल देगा। ठीक है, और डी जो होगा ये आपको इसका डेटा नोन कर देगा। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको बैक जाना है और सैंपल देगा और इसका आपको क्या फाइंड करने को बोलेगा, प्योरिटी। सैंपल का प्योरिटी फाइंड करने को आपसे बोलेगा। तो इसमें आपको जो चीज नोन है, सबसे पहले आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नोन निकालना होगा। मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नोन दैट इज डी। फिर वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, सी के, वही बी के और वहीं पर ए के। तो यही आपका मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए भी हो जाएगा। तो हमें इस बैक टाइट्रेशन में लास्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ जाना होता है, यानी पीछे से आगे की तरफ जाना होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि बैक टाइट्रेशन रहता क्या। अब बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आपसे हमेशा जो सैंपल होता है, जिस चीज का सैंपल है उसका परसेंटेज प्योरिटी आपको कैलकुलेट करने को आता है। ये बैक टाइट्रेशन की खास बात है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट हमने देखो ये एग्जांपल स्क्रीन पे दिया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज मेड अप टू 250 ml, और उस 250 ml में से 50 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिएक्ट्स विद 50 ml 0.1 एन HCl। और फिर उस जो HCl के साथ मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर को NaOH के साथ में रिएक्ट किया गया है और वो रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैलकुलेट प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर आपके पास सैंपल किस चीज़ का है, Na2CO3 का सैंपल है। यहाँ पर हमारे पास सैंपल किसका है, Na2CO3 का। तो बैक टाइट्रेशन के जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला स्टेप आप इसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट मतलब सबसे पहले आपको किस चीज़ का सैंपल दिया है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए और सैंपल का जो भी मास दिया है उसको ऐसे लिख दीजिए। फिर उसमें क्या किया गया, इट इज डिजोल्व इन वाटर। इसको किस में डाला गया है, वाटर में, और वाटर में डालने के बाद उसका वॉल्यूम कितना कर दिया गया है, 250 ml। फिर कह रहा है इस 250 ml में से 50 ml पिक किया गया और इस 50 ml को HCl के साथ में मिक्स किया गया है। 50 ml of this solution mixed with 50 ml 0.1 HCl, 50 ml 0.1 N HCl के साथ में इसको मिक्स किया गया। ठीक है, फिर इस मिक्सचर को शेक किया गया, मतलब अच्छे से मिक्स किया गया। और फिर कह रहा है कि जो एसिड मिक्सचर होगा, आपको पता है कि ये एसिड है और ये Na2CO3 क्या होता है, ये बेस होता है। तो HCl को जब Na2CO3 में डालते हैं तो वो इसके साथ में रिएक्ट कर लेता है। वो क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। आफ्टर रिएक्शन सम ऑफ द एसिड विल रिमेनिंग, कुछ एसिड बच जाएगा। वो जो रिमेनिंग एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने वहां पर बेस डाला है NaOH, और उस बेस का डेटा आपको दे दिया है। ठीक है, देखिए वहां पर लिखा है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब जो बचा हुआ एसिड था उसको ये पूरा पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देने का मतलब हुआ कि जितना NaOH है वो पूरा पूरा HCl से रिएक्ट कर जाएगा, यानी NaOH का जितना मिली इक्विवेलेंट यूज होगा HCl के भी एग्जैक्टली उतने ही मिली इक्विवेलेंट यूज होंगे। तो ये हमने जो बनाया है इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट ऑफ बैक टाइट्रेशन रिएक्शन। आप एक बार फ्लो चार्ट बना लीजिए। अब आपका काम बहुत सिंपल है। आपको मैंने देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, इस सैंपल में Na2CO3 का प्योरिटी बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक टाइट्रेशन में हमेशा आपसे यही करवाया जाएगा।
और आईआईटी जेईई में ध्यान रखिएगा, अगर टाइट्रेशन आना होता है ना तो टीचर्स का फेवरेट होता है बैक टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लास्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इंफॉर्मेशन यानी जो हमें फाइंड करना है वहां तक जाना है। तो अब आप सिंपली क्या करोगे, मैं एक बार आपको गाइड कर रहा हूं, सॉल्व आप लोग करोगे। सबसे पहले देखिए यहां से आप NaOH के मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा 1.6। ठीक है, और आपके पास जो HCl लिया गया था उसके टोटल मिलीक्यूलेंट दिए हुए हैं 50 इंटू 0.1 कितना 5। ठीक है, आउट ऑफ दोज 5 सम रिएक्ट कर जाएगा किससे, Na2CO3 से, और जो बचेगा वो रिएक्ट करेगा NaOH से। यानी अगर हमें NaOH के मिलीक्यूलेंट पता है तो NaOH जितने HCl के साथ रिएक्ट किया था हमें वो मिलीक्यूलेंट भी मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो रिएक्ट मिलीक्यूलेंट ऑफ HCl इज हाउ मच 10 इंटू 0.16, और टोटल इतना था। टोटल में से रिएक्ट माइनस कर दीजिए तो जो आपको HCl का अमाउंट मिलेगा वो किसके साथ रिएक्ट हुआ है, वो रिएक्ट किया है 50 ml ऑफ Na2CO3 के साथ। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 50 ml Na2CO3 के साथ। अब आपको 50 ml Na2CO3 के करस्पॉन्डिंग मिलीक्यूलेंट मिल जाएंगे, तो 250 में कितना मिलीक्यूलेंट होगा वो मिल जाएगा। क्लियर, अब वो जो मिलीक्यूलेंट होंगे वो इस Na2CO3 के ही मिलीक्यूलेंट है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए W/E इंटू 1000 इक्वल्स टू जो भी HCl का वहां पर 250 ml के साथ मिलीग्राम इक्विवेलेंट था, और वहां से W निकाल लीजिए, फिर W/ सैंपल का मास इंटू 100। दिस इज द वे हम बैक टाइट्रेशन को ट्रीट करेंगे। तो एक बार आप देख लो क्वेश्चन को, आप एक बार ट्राई करो पूरा अपने आप। चलिए फटाफट ट्राई करिए, शुरू हो जाइए। देखिए भाई जिसका नहीं आया है वो लोग देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl एडेड टू 50 ml ऑफ Na2CO3 सोल्यूशन कितना है, दिस, ये क्या है आपका टोटल HCl जितना डाला गया है उसका मिली इक्विवेलेंट, और फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन विद 50 ml Na2CO3 सोल्यूशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जो लेफ्ट ओवर HCl था उसको ही तो खत्म करने के लिए वहां पर NaOH ऐड किया गया था, तो ये लेफ्ट ओवर HCl का आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये है लेफ्ट ओवर HCl और ये टोटल HCl। इस टोटल HCl में से लेफ्ट ओवर HCl माइनस कर दोगे तो यूज्ड HCl मिल जाएगा। किस चीज में यूज हुआ था, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने में, और कितने ml Na2CO3 के साथ, 50 ml Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए इतना HCl चाहिए था। 50 ml के साथ इतना चाहिए होगा, आपके पास 50 ml किस में से लिया गया था, 250 में से, तो 250 ml में से कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा हमें लगभग। तो 250 ml के साथ रिएक्ट करने के लिए HCl के इतने मिलीग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। अब जो HCl के मिलीग्राम इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होंगे वही Na2CO3 के भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो अब सिंपली आपने मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 70 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और ये सॉल्ट है, सॉल्ट का n फैक्टर 2 है। यहाँ पर सॉल्व करिए, W आपको आएगा 0.901 ग्राम। और फिर हमें परसेंटेज ऑफ सैंपल करने के लिए क्या करना होगा, वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाई वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100, तो आपको ये अराउंड 90% आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट है हमारा आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक। इसका नाम इस तरह से इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयोडीन यूज किया जाता है फॉर टाइट्रेशन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो तरह से आयोडीन काम करता है। आयोडीन दो तरह से वर्क करता है, एक तो आयोडीन का रिडक्शन होता है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है I-, दिस इज रिडक्शन ऑफ आयोडीन। और दूसरा होता है कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। तो आयोडीन ये दो तरह की जो रिएक्शन करता है, एक ऑक्सीडेशन करने की और एक रिडक्शन करने की, इसकी वजह से ये दो तरह के टाइट्रेशन एग्जिस्ट करते हैं, आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। तो पहले हम लोग देख रहे हैं आयोडोमेट्री।
आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, in iodometric titration an oxidizing agent is allowed to react in neutral medium or in acidic medium with excess of Ki to liberate free iodine, and that free iodine is titrated against a standard reducing agent, usually sodium thiosulfate। चलिए इसी चीज को लिखते देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि Ki को हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या लिबरेट करेगा, आयोडीन गैस लिबरेट करेगा, सॉरी आयोडीन सॉलिड लिबरेट करेगा। और ये जो फ्री आयोडीन होता है इसको हम एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कराते हैं और ये क्या बनाता है, I- फॉर्म करता है। तो इस तरह के टाइट्रेशन को हम लोग बोलते हैं आयोडोमेट्रिक। पहले आयोडीन हम लिबरेट कराएंगे, फिर उस आयोडीन को हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कराएंगे। अब आयोडीन के टाइट्रेशन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है मोस्टली वो कौन सा होता है, मोस्टली ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो सोल्यूशन भी बोलते हैं। आपको याद होगा, और आयोडीन हाइपो सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। Na2 प्लस Na2S2O3 गिव्स NaI प्लस Na2S4O6। आयोडीन की हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन ये तो आयोडोमेट्रिक था, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है हमारे पास आयोडीमेट्रिक। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में free iodine is used as it is difficult to prepare the solution of iodine, it is dissolved in Ki solution। तो इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, पहले आयोडीन, ये है हमारा फ्री आयोडीन, फ्री आयोडीन पहले ये प्रोड्यूस किया गया था हमारे पास, ठीक है, और अभी यहाँ पर हमें डायरेक्टली दे दिया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड के साथ में हम इस आयोडीन को डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं और ये उसके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके इस तरह से रिएक्शन करता है। तो इस तरह में जिसमें आयोडीन हम डायरेक्टली यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दीज आर द टाइट्रेशन इन विच फ्री आयोडीन इज यूज्ड, दीज आर द टाइट्रेशन इन विच फ्री आयोडीन इज डायरेक्टली यूज्ड, उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आपके लिए सबसे कॉमन टाइट्रेशन कौन सा है, ऊपर वाला आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। आयोडीमेट्रिक ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। यहाँ पर देखिए ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को बैक टाइट्रेशन की तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 ग्राम सैंपल लिया गया है MnO2 का और इसको HCl से ट्रीट किया गया, तो इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस। नाउ क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू Ki, क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और वो क्या करेगा, Ki में से I2 लिबरेट करेगा। फिर लिखा है एंड 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 m Na2S2O3 आर रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट लिबरेटेड आयोडीन, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2 इन सैंपल। तो सबसे पहला काम क्या किया, पूरे इसका फ्लो चार्ट बना लिया। MnO2 का सैंपल दिया गया था हमें यहाँ पर सैंपल किस चीज का था, हमारे पास सैंपल ये था MnO2 का, और सैंपल का मास कितना दिया गया था 0.5 ग्राम, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसी HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मिला, क्लोरीन को Ki से रिएक्ट करके I2 मिला, I2 को रिड्यूस कराया गया Na2S2O3 से और NaI और Na2S4O6 मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि NaI और Na2S4O6 बना, अब ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पहले से जानते हैं कि Na2S2O3 I2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। इसीलिए जब हमने टाइट्रेशन शुरू किया था उससे पहले आपको कुछ कॉमनली यूज्ड रिएजेंट और उनके एन फैक्टर हमने पहले ही आपको बता दिए थे। तो आपको उस डेटा को यूज करना है और हो सके तो मेमोराइज करिए, नहीं अगर मेमोराइज कर सकते तो एटलीस्ट सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अब आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं आगे का कुछ बताऊंगा। चलिए पहले आप ट्राई करिए। सबसे पहला चीज
आप पहले ये फ्लो चार्ट आपने जो बनाया था, आपके पास लास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, Na2H2O3, उसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। Na2H2O3 का डेटा आपको किसके फॉर्म में दिया है, मोलरिटी के फॉर्म में दिया है, और आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स एन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए सोडियम थायोसल्फेट का एन फैक्टर निकाल के दिखाया। 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो Na2H2O3 का एन फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, 1। ठीक है, तो अब इसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 1, वो हो गया इसका नॉर्मेलिटी। अब हमें मिलीग्राम इक्विवेलेंट Na2H2O3 निकालेंगे, तो 0.1 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो भी ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट Na2H2O3 का आया है, उसने किससे रिएक्ट किया था, I2, वही इसके भी हो जाएंगे। वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट Ki के होंगे, वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट Cl2 के होंगे, वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट HCl के होंगे, और वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट MnO2 सैंपल में जो MnO2 है उसके होंगे। इन शॉर्ट जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 है वो कितना हो जाएगा, 3। तो बस अब आपने MnO2 के मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं, फॉर्मूला लगाइए W/E इंटू 1000। तो बस वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए करके दिखाया गया है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब MnO2 का एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। MnO2 जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, HCl से रिएक्ट करता है, MnCl2 बनाता है। MnCl2 में Mn पे चार्ज कितना होता है, +2, और यहाँ पर Mn+4 है, तो 4 से 2 में कितने का चेंज हुआ है, 2 का। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा कितना, 2। यही यहाँ पर यूज किया गया था। अब बस आपको यहाँ पे W निकालना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ MnO2 कितना होता है, 87 होता है। मॉलिकुलर वेट ऑफ MnO2 इज 87। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यू विल गेट W। तो एक बार आपको W आ जाएगा कितना, 0.1305 ग्राम। और फिर आपको यहाँ पर मास आ गया। अब उसको मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करके हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, नोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दिमाग में अगर मेथड समझ में नहीं आया तो आपको कुछ नहीं होगा। और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एन फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने पूरा 2 क्लास लेके सिर्फ आपको एन फैक्टर ही सिखाया था। उसके पीछे पर्पज आप समझ गए हो, क्योंकि उसके बिना आप टाइट्रेशन चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखाई हैं वो भी आपको अच्छे से बाय हार्ट रहनी चाहिए। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस होने वाला है, सो दैट आप रिक्वायर्ड एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाए। आपको इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आप यहां से नॉर्मेलिटी निकाल लो, और इक्विवेलेंट वेट H2O2 का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो एक तो तरीका ये था, जो एक तरीका मैंने पहले वेट निकाल के बताया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या किया, वही फ्लो चार्ट बनाया है। तो मिलीक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ Ki इज इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो सीधे सीधे इन दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए। और Na2H2O3 का मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, 20 इंटू 0.1, और इसका क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से नॉर्मेलिटी निकाल लिया। अब हमने ऊपर जो फॉर्मूला बताया है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, सॉल्व किया 0.68। तो ये थोड़ा सा कम स्टेप लेगा, वेट के फॉर्म में एक दो लाइन आपको ज्यादा लिखना होगा, आंसर उससे भी वही आने वाला है। देखिए इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है, हमें हमें इसमें 2 बार टाइट्रेट करना है। सिंपली हमसे ये कह रहा है कि हमें 2 बार यहाँ पर टाइट्रेट करना है। देखिए डबल टाइट्रेशन किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए जब हम लोग डबल टाइट्रेशन करते हैं या एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, वहां पर एक प्रॉब्लम आती है। जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं ना, तो आपको रिएक्शन में ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके लिए आप देखिए, हमने आपको शुरू में टाइट्रेशन के अलग अलग टाइप बताए थे। पहला बताया था एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा हमने बताया था आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा हमने बताया था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये हमने आपको 2-3 टाइप बताए थे। इन तीनों टाइप में अगर आप ध्यान से देखेंगे
अगर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन को पहले हम लोग देखते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में देखिए क्या होता है, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं ना, तो उसमें हम जो रिएजेंट वगैरह लेते हैं वो आफ्टर रिएक्शन कुछ कलर चेंज शो करते हैं। आफ्टर रिएक्शन कुछ कलर चेंज शो करेंगे, जैसे कि KMnO4 अगर आपने लिया, इनिशियली वो पर्पल कलर का होता है, बट जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, हमें पता चल गया कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंडिकेशन हो गया फॉर एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट का एक इंडिकेशन मिल गया। ऐसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनता है और प्रेसिपिटेट का कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है। तो जैसे ही वो कलर हमें मिला, हमारे लिए क्या मैसेज आ गया कि वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो चुका है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वही सेल्फ इंडिकेटर होते हैं। बट इन एसिड बेस टाइट्रेशन, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनता है, और मोस्टली सॉल्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और हीट निकलती है। तो हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं आता, यानी हमारे 5 सेंसेस जिसको आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा कोई इंडिकेशन वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वहां पर क्या किया गया, वहां पर इंडिकेटर्स यूज किए गए। तो इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज किए गए। वैसे तो बहुत सारे तरह के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बट हमें मेनली यहाँ पर 2 तरह के इंडिकेटर यूज करने होंगे। वन इज फिनोफ्थलीन, वन इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन, वन इंडिकेटर इज फिनोफ्थलीन। ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, यानी इसका खुद का बिहेवियर कैसा है, एक एसिड की तरह होता है। याद करो, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इंडिकेटर यूज किया था, और हम लोग इसको सिंबल देते हैं ऐसा, HPH। ये एक एसिडिक इंडिकेटर होता है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर वीक एल्कली टाइट्रेशन। अगर कोई वीक बेस ले लिया जाए, ये इंडिकेटर उनके लिए बहुत पुअर होता है। तो इस इंडिकेटर के बारे में पहले एक लाइन लिखते हैं कि ये एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, एसिडिक मीडियम में इसका खुद का कलर कैसा है, किसी को पता है इस फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, बोलिए भाई। फिनोफ्थलीन का कलर एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, ये पिंक कलर का, और बेसिक मीडियम में ये बोलिए भाई, किसी को भी याद नहीं है, कुछ भी टाइट्रेशन में याद नहीं है भाई। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, और इस फिनोफ्थलीन की लिमिटेशन होती है, इट इज अ वेरी बैड इंडिकेटर फॉर वीक बेस। वीक बेस इंडिकेशन इज पुअर, वीक बेस को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा इंडिकेटर हम लोग पिक करते हैं। सेकेंड इंडिकेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज। तो ये बाय नेचर बेसिक होता है, तो इसको हम लोग बेसिक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग सिंबल देते हैं MEOH। और ये बेसिक मीडियम खुद इटसेल्फ बेसिक होता है, और ऑलमोस्ट ये ऑरेंज येलो कलर का होता है। ठीक है, और जब ये एसिडिक मीडियम में होता है तो ये किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कलर्स होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये कंपेरेटिवली उसके रिस्पेक्ट में बेटर इंडिकेटर होता है। लेकिन ये किस चीज को नहीं इंडिकेट करता वो आप नोट कर लीजिए। तो वीक एसिड, वीक एसिड
इंडिकेशन इज पुअर। नोट कर लीजिए इसको। वीक एसिड को ये अच्छा इंडिकेट नहीं करता, वीक एसिड के लिए एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, और फिनोल्फथलीन एक वीक बेस के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने इंडिकेटर बताया, अब होगा क्या, आपके पास देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक एसिड मिक्सचर होगा, उसको हम बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे, या फिर एक बेसिक मिक्सचर होगा उसको हम लोग एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं, केस 1। मैंने यहां पर मिक्सचर ऑफ बेस लिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ बेस। मिक्सचर में हमने क्या क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH, एक माइल्ड बेस लिया हुआ है हमने Na2CO3, और एक बहुत पुअर बेस लिया हुआ है NaHCO3। ठीक है, हम इस मिक्सचर को टाइट्रेट करा रहे हैं विद, वी आर टाइट्रेटिंग दिस मिक्सचर विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, हमने यहाँ पर HCl ले लिया है। ठीक है, तो जब हम लोग एक बेस के मिक्सचर को टाइट्रेट कराना शुरू करते हैं तो पहले हम किससे टाइट्रेट कराते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड से, और वहां पर हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर होगा हमारा यहाँ पर फिनोल्फथलीन, इंडिकेटर इज फिनोल्फथलीन। यहाँ पर हमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किया है। ठीक, तो फिनोल्फथलीन जब हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, ये आपको बहुत समझ के लिखना है। फिनोल्फथलीन जब हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, देन पॉसिबल इक्वेशन, तो उस केस में हमारे पास पॉसिबल इक्वेशन है, फिनोल्फथलीन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा, कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहाँ पर पूरे पूरे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, यानी NaOH और H2SO4 HCl की रिएक्शन को ये इजीली कंप्लीटली आइडेंटिफाई करेगा। फिर हमने Na2CO3 के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये NO2CO3 के साथ में ये हाफ ही आइडेंटिफाई कर पाता है। हाफ कैसे करता है वो आपको भी मैं दिखाता हूं, और NaSCO3 के साथ ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करता।